हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल बाय ईरान। तो इसमें हम समझेंगे कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, 2015 की न्यूक्लियर डील क्या होती है, क्योंकि इसी के द्वारा हम समझेंगे कि इसमें यूरेनियम एनरिचमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, तो वाई इन न्यूज़। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि रिसेंटली जो ईरान है, ईरान की जो एटॉमिक एजेंसी है, उसने कहा है कि उसका जो 20% एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल है वो 210 केजी से ज़्यादा जा पहुँचा है। तो और इसके बारे में अप्रैल 2021 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि ग्लोबली एटॉमिक एनर्जी को मॉनिटर करती है, उसने कहा कि जो ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि नातांज में स्थित है, उसने एनरिच्ड यूरेनियम का जो है वो 60% फिसाइल प्योरिटी को प्राप्त कर लिया है। तो हम ये समझेंगे कि 20% एनरिच्ड और 60% फिसाइल प्योरिटी आखिर है क्या। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, न्यूक्लियर डील हुई थी जो कि P5+1 के नाम से जानी जाती है, जो ईरान के साथ हुई थी। ये वर्ल्ड पावर्स, जिसमें से कौन कौन सी वर्ल्ड पावर्स थी, यूएस था, यूके था, और हमारा जर्मनी था, और रशिया था, और चाइना था। ये ऐसी कंट्रीज़ थी जिनके साथ मिलकर ईरान की ये न्यूक्लियर डील हुई थी। तो इसमें ईरान वाज नॉट मेंट टू एनरिच यूरेनियम अबाउट यहाँ पे अबव होने चाहिए 3.67%। तो इस डील के अंतर्गत ये कहा था कि ईरान जो भी है एनरिच्ड यूरेनियम को 3.67% से ज़्यादा उसको एनरिच नहीं कर सकता, यानी उसको और प्योरिटी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो एनरिच्ड यूरेनियम अबव 90% कैन बी यूज्ड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि यूरेनियम को जब हम एनरिच करते हुए चले जाते हैं तो जब वो 90% से ऊपर हम उसे एनरिच कर लेते हैं तो वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काम आता है, जो कि ये वेस्टर्न पावर्स नहीं चाहती थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम ये समझते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है, ये प्रोसेस ही क्या है। तो इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि नेचुरल यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, जिसमें परमाणु संख्याएं समान होती हैं। परमाणु संख्या क्या होती है कि न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन की संख्या होती है वो परमाणु संख्या निर्धारित करती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी होते हैं वो मास को निर्धारित करते हैं। तो इसका मतलब कि न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं लेकिन प्रोटॉन सेम होते हैं, तो इसे आइसोटॉप्स कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि तो नेचुरली जो यूरेनियम प्राप्त होता है उसमें यूरेनियम 238 और उसका एक आइसोटोप होता है यूरेनियम 235। तो नेचुरली जो यूरेनियम मिलता है उसमें 99% होता है ये इस ग्रेड का, और उसमें से 0.7 ग्रेड होता है हमारा 235 ग्रेड का। और यूरेनियम 235 इज़ अ फिसाइल मटेरियल। फिसाइल का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, वो यूरेनियम 235 होता है, और कैन सस्टेन अ चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, एक चेन रिएक्शन होती है, वो एक कंटिन्यू चेन रिएक्शन जब होती चली जाती है तो उससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी रिलीज़ होने का मतलब एटॉमिक बम में जो एनर्जी यूज़ होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकलती है। तो यूरेनियम 235 ये फिसाइल मटेरियल है, और जो कि नेचुरली होता है उसमें से 0.7% ही ये पाया जाता है। इसीलिए हमें इस नेचुरल यूरेनियम को एनरिच करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम उसको साफ़ करते करते यूरेनियम 235 ज़्यादा प्योरिटी में प्राप्त कर सकें। तो एनरिचमेंट प्रोसेस इंक्रीजेज द प्रोपोर्शन ऑफ यूरेनियम 235, यानी ये जो एनरिचमेंट प्रोसेस होती है इसी के द्वारा हम ये यूरेनियम 235 जो कि हमारा विस्फोटक पदार्थ होता है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोटॉप सेपरेशन। यानी आइसोटॉप को हम सेपरेट करते हुए चले जाते हैं। कौन से आइसोटॉप को, यूरेनियम 238 को सेपरेट करते हैं, किससे, यूरेनियम 235 से। तो फॉर न्यूक्लियर वेपन्स एनरिचमेंट इज रिक्वायर्ड अप टू 90% और मोर, विच इज़ नोन एज वेपन ग्रेड यूरेनियम। तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए हमें क्या होता है कि एनरिचमेंट प्रोसेस हमें 90% से ऊपर करने की ज़रूरत होती है, जबकि हमारा जो जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करते हैं उसके लिए 3.67% ही हमें मतलब एनरिच करने की ज़रूरत होती है, उसमें हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और उससे भी बाकी जो चीज़ें होती हैं उसमें 20% 60% ये अलग अलग सेगमेंट्स में होता है, लेकिन वेपन प्राप्त करने के लिए हमें 90% उसको एनरिच करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो low enriched uranium, which typically has a 3-5% concentration of uranium 235, can be used to produce fuel for commercial nuclear power plant। जो कि हम आगे समझ चुके हैं कि जो कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें हमें 3.3 से 5% कंसनट्रेशन का ही यूरेनियम 235 की ज़रूरत होती है। और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम हैज़ अ प्योरिटी ऑफ 20% और मोर एंड इज़ यूज्ड इन रिसर्च रिएक्टर। तो रिसर्च रिएक्टर जहाँ होते हैं, जहाँ हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें केवल 20% प्योरिटी की अगर ज़रूरत है तो हमारा रिसर्च पॉसिबल है। तो यूरेनियम कैसे प्राप्त होता है नेचुरल में, तो ये उसका एक प्रोसेस है, एक डायग्राम फॉर्म में दिखाया गया है कि यूरेनियम और मिलता है, उसका एक येलो केक बनाया जाता है, और फिर ये एक प्रोसेस होती है कि उसको लैब इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है U54। ये केमिकल रिएक्शन है, इसको हमें समझने की ज़रूरत नहीं है।
और फिर ये एनरिच्ड यूरेनियम होता है, इसको पैलेट्स के फॉर्म में या फिर न्यूक्लियर रॉड के फॉर्म में हम इसको रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं कि 2015 की न्यूक्लियर डील क्या थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो बड़े नेशंस होते हैं, वेस्टर्न नेशन होते हैं, ये परमानेंट पाइप जो नेशंस हैं, ये नहीं चाहते कि किसी भी देश के, क्योंकि विश्व शांति अगर हमें स्थापित करनी है तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स को जितना हम कम कर सकें उतना करें। तो ये नहीं चाहते कोई नए नेशन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आएँ। तो इसके लिए 2015 में एक न्यूक्लियर डील की गई थी। ये डील क्या थी? ईरान और P5+1 ग्रुप के नाम से जानी जाती थी। और इस P5 में कौन कौन से थे? हमारे USA थे, UK था, फ्रांस था, चाइना था, रशिया, जर्मनी। एग्रीड ऑन अ लॉन्ग टर्म डील ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इस डील को किस नाम से जाना जाता था? जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, एंड इन द कॉमन पैरलेंस एज ईरान न्यूक्लियर डील इसे बोलते थे। और फिर अंडर दिस डील ईरान एग्री टू कर्ब इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटी इन रिटर्न फॉर द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस एंड एक्सेस टू ग्लोबल ट्रेड। तो ये कहा गया था कि भाई अब अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी को आप कम करो तो हम आपसे सैंक्शंस हटाएंगे और आपको मतलब ग्लोबल जो ट्रेड होता है उसमें आपको और एक्सेस दिलाएंगे। तो इसमें आगे क्या था कि द एग्रीमेंट अलाउड ईरान टू एक्यूमुलेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरेनियम। तो इस एग्रीमेंट के अनुसार ये था कि आप थोड़े से मतलब मात्रा में आप यूरेनियम को एक्यूमुलेट कर सकते हो। वो थोड़ी मात्रा ये थी कि केवल आप न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो और किसी और काम के लिए नहीं, और रिसर्व फॉर रिसर्च। बट इट बैन द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम विच इज़ यूज टू मेक रिएक्टर फ्यूल। एंड रिएक्टर फ्यूल मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जितना आप यूज़ करोगे उसके लिए बैन कर दिया गया था। तो इसके एग्रीमेंट में यही था कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होगी वो आके आपको मॉनिटर करती रहेगी, है ना, मतलब उसकी टीम आएगी, आपको उसको चेक करने देना होगा, आपको उसमें फिर कोई विघ्न नहीं डालनी होगी। तो इसमें आगे क्या था कि ईरान वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ हैवी वाटर रिएक्टर बीइंग बिल्ट हुज स्पेंट फ्यूल वुड कंटेन प्लूटोनियम सुटेबल फॉर अ बॉम्ब एंड टू अलाउ इंटरनेशनल इंस्पेक्शन। तो ईरान के लिए यही था, ईरान का ये था कि उसको हैवी वाटर रिएक्टर भी बनाना था। और ये चीज़ फिर क्या था कि मई में 2018 में USA ने क्या, जो ट्रम्प की गवर्नमेंट आई, तो ट्रम्प तो वैसे भी इजराइल को सपोर्ट करता है, तो उसका सस्पिशन था ईरान की तरफ, तो वो इस डील से निकल गया। और उसने कारण क्या दिया क्या कि एक फ्लॉड डील है, मतलब इसमें खामियां हैं बहुत सारी। और ये ईरान को एक तरह से उस सैंक्शन से उसको मुक्ति दिला दी, ग्लोबल ट्रेड में दिला दी, लेकिन इसमें से कुछ हमें हासिल नहीं हो रहा है। तो सिंस सैंक्शंस वर टाइटन, जो डील से अमेरिका हट गया, अमेरिका मेन पावर था, तो उसने फिर सैंक्शंस क्या हो गए, ईरान पे और टाइट लग गए कि मतलब और ज़्यादा चीज़ उसको कर दी। तो ईरान हैज़ बीन स्टेडली ब्रेकिंग सम ऑफ इट्स कमिटमेंट टू प्रेशर द रिमेनिंग सिग्नेटरीज। तो ईरान को भी कुछ करना था, जब उसके ऊपर सैंक्शंस लग गए, उसकी इकॉनमी गिरने लगी, तो उसने भी बाकी सिग्नेटरीज़ में मतलब बाकी जो चीज़ें थी उसने यूरेनियम एनरिचमेंट का अपना प्रोसेस बढ़ा दिया। बाकी सिग्नेटरीज़ को भी प्रेशराइज़ करने लगा कि नहीं भाई अब आप हमें सपोर्ट करिए, अदरवाइज़ हम ये न्यूक्लियर ग्रेड का जो फ्यूल है उसको हम प्राप्त करके रहेंगे। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ डिले द यूरोपियन यूनियन, ईरान एंड द US हैव रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इनडायरेक्ट टॉक्स टू रिनेशिएट द डील वुड रिज्यूम ऑन 29 नवंबर 2021 इन वियना। तो कई सारे महीनों के डिले के बाद यूरोपियन यूनियन, ईरान इस उसमें निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि 29 नवंबर 2021 को वो लोग वियना में मिलेंगे और इस बारे में आगे चर्चा करेंगे।